Hello students, in today's class we will be discussing our remaining topic, that is asexual mode of reproduction. In previous class we have already discussed about some of the asexual mode of reproduction, that is fission, budding, regeneration. All of these we have already discussed, but in today's class we will be discussing spore formation. Okay, this spore formation, this is also a type of asexual mode of reproduction. Now we have to understand what is spore and what is this process of spore formation. क्या है ये spore और क्या है ये spore का formation. Okay students, आपने एक चीज देखी होगी कि ब्रेड के ऊपर एक ग्रोथ होती है, दैट इज ब्रेड मोल्ड. अगर आप ब्रेड को कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ दोगे तो ऐसे ग्रीनिश एंड व्हाइटिश कलर की एक ग्रोथ हो जाएगी उस ब्रेड के ऊपर, ठीक है. एंड वो जो ग्रोथ है वो एक फंगस की ग्रोथ होगी जिसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड या फिर उसका नाम है राइजोपस. ठीक है, अब राइजोपस का आपको स्ट्रक्चर समझने के लिए छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जैसे धागे जैसे स्ट्रक्चर है, ऐसा समझ लो. दे आर नथिंग बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड हाइफे. ठीक है, और ये बहुत सारे होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर. ठीक है, अब जो हाइफे हैं उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा रहता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम. ऐसा बोब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसा एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर लगा रहता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम. ठीक है, सिंगुलर हम इसको स्पोरेंजियम कहेंगे और बहुत सारे स्पोरेंजियम होंगे तो विल कॉल इट एज स्पोरेंजिया. ये बात क्लियर है. अब ये जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, इनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वो स्पोर्स कैसे होते हैं, दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, दो पेरेंट से मिलकर नहीं बने हैं वो स्पोर. एक जो राइजोपस है, सिंगल राइजोपस है, इसने स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया है. ठीक है, अब जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होंगे, ठीक है, जब ये फूटेगा स्पोरेंजिया तो इसके अंदर से क्या रिलीज होगा, इसके अंदर से वो स्पोर्स रिलीज होंगे एंड दे विल गिव राइज टू न्यू फंगस, दैट इज राइजोपस. देखो, राइजोपस का ही दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये जनरली ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है. ठीक है, बहुत इजीली विजिबल है ब्रेड के ऊपर. आपकी ब्रेड जब खराब हो जाती ना, कई दिन तक, 4-5 दिन तक ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दो बाहर रख के, तो आप देखना एक ग्रोथ हो जाएगी उसके ऊपर और वो कहलाएगा ब्रेड मोल्ड. ठीक है, उसका नाम क्या है, राइजोपस. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब हम आते हैं कि ये दिखता कैसा होगा. ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि हमने अभी डिस्क्राइब किया है वैसा ही कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और बोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा एंड इट इज स्पोरेंजिया. इस स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स. जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है तो स्पोर्स रिलीज होते हैं और जहां पे भी ये स्पोर्स अब लैंड करेंगे, ठीक है, समझ लो हवा चल रही है तो हवा के साथ उड़ के जहां पे भी ये जाएंगे, एयर, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, दे कैन बी इजिली कैरिड अवे बाय द एयर. ठीक है, हवा के साथ में आराम से उड़ के जा सकते हैं. जहां पे भी अब ये लैंड करेंगे वहां पे ये नई फंगस ग्रो कर देंगे, एक नया राइजोपस ग्रो कर देंगे. इतनी बात क्लियर है. तो सेम चीज जो मैंने आपको बताई है वही चीज मैंने लिख भी दी है. इन ब्रेड मोल्ड, दैट इज राइजोपस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. अभी बोला है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज हाइफे बियर स्पोरेंजिया. इसके ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है एंड दीज स्पोरेंजिया कंटेन स्पोर्स. ये जो स्पोरेंजिया है ये कंटेन करते हैं स्पोर्स को, मतलब इनके अंदर स्पोर्स होते हैं एंड दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स. आपको ये याद रखना है कि दीज स्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स. When spores are released from sporangia, they develop into new rhizopus. ठीक है, एक नया राइजोपस बना देते हैं, एक नया हाइफा क्रिएट कर देंगे, दैट इज फंगस. इतनी बात क्लियर है आपको. आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ और कैसे ये एक एसेक्सुअली एक न्यू फंगस को गिव राइज कर रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू कल्चर. ठीक है, अब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर क्या है ये टेक्निक. अब हम समझते हैं टिश्यू कल्चर को कि क्या है ये टेक्निक और कैसे ये यूज की जाती है. टिश्यू कल्चर में क्या होता है बच्चों कि किसी भी प्लांट का एक पार्ट रिमूव कर लिया जाता है. ठीक है, सेल्स रिमूव कर लिए जाते हैं. जनरली हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स. ठीक है, अब ग्रोइंग टिप्स क्या होंगी, एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है तो आपको याद होगा कि या तो उसकी जो शूट वाला पार्ट है वो ग्रो करता है, ठीक है, मतलब लीव्स, नई नई लीव्स आ रही है उसमें, है ना, बर्ड्स निकलती हैं, या फिर जो उसका रूट वाला पार्ट है उसकी रूट्स ग्रो करती हैं. तो आप इन दोनों की ही टिप्स से कुछ सेल्स रिमूव कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि मान लो आपने लीफ के एक पार्ट से, जो ग्रोइंग लीफ है वहां से एक पार्ट आपने रिमूव कर लिया, या फिर आपने उसकी जो जड़ है, ठीक है, रूट है, वो जो टिप है, ग्रोइंग टिप है, वहां से आपने कुछ सेल्स रिमूव कर लिए.
तो अब जो सेल्स हमने रिमूव कर लिए है ना, इसको एक टर्म देते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। ठीक है, प्लांट से हमने रिमूव किया है, नाउ इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट, तो हमने इसको कह दिया एक्सप्लांट। ठीक है, ये पार्ट हो गया एक्सप्लांट का। अब ये जो सेल्स रिमूव किए हैं, नाउ दे विल बी ट्रांसफर्ड इनटू ए आर्टिफिशियल मीडियम। एक आर्टिफिशियल मीडियम जो कि सारे न्यूट्रिशन कंटेन करता है, ठीक है, जो हमने रेडी किया है लैब में, उसमें उसको डाल दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसको, एक्सप्लांट को। ठीक है, अब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, क्यों, क्योंकि सारे वो एक सेल्स हैं, वो ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, तो वो ग्रो करते हैं एंड दैट ग्रोथ, ठीक है, वो एक मास बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट ग्रुप ऑफ सेल्स विल बी कॉल्ड कैलस। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कैलस। देखो इसको समझते हैं कि ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज एक्सप्लांट। ठीक है, ठीक है, ये हमने रिमूव किए हैं, मान लो किसी लीफ से हमने रिमूव कर लिए हैं और ये हमने एक मीडियम में डाल दिए हैं। ठीक है, ये जो पेट्री प्लेट है, इट कंटेन्स आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, सारी चीजें जो एक प्लांट को चाहिए होती है ग्रो करने में, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब ये सेल्स ग्रो करना स्टार्ट हुए। ठीक है, अब ये एक सिंगल सेल से भी स्टार्टिंग हो सकती है कि आपने एक सेल डाला और वो सेल डिवाइड करता गया और एक ग्रुप ऑफ सेल्स उसने फॉर्म कर लिया। नाउ दिस ग्रुप ऑफ सेल विल बी कॉल्ड एज कैलस। ठीक है, अब ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, हम ऐसा कह सकते हैं ना। आपको कहीं पे कोई डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रही है, नहीं, सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे सेल्स एक साथ हैं। अब जब इन सेल्स को सेपरेट किया जाएगा, ठीक है, अब इसको ट्रांसफर किया जाएगा एक दूसरी पेट्री प्लेट में, विच विल बी कंटेनिंग सम हॉर्मोन्स। ठीक है, दैट विल बी ग्रोथ हॉर्मोन्स। तो ऐसा समझ लो कि ये वाली जो पेट्री प्लेट है, इट कंटेन्स ग्रोथ हॉर्मोन्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो सेल्स हैं आपके, जो हमने अलग अलग सेपरेट कर लिए थे, ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर लिए हैं, इस कैलस को हमने सेपरेट कर लिया है और ग्रोथ हॉर्मोन्स इस पेट्री प्लेट में है, इसमें हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो अब ये ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि ये ग्रो करवाता है, चीजों को डेवलप कराता है। ठीक है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो इनकी ग्रोथ होने लगेगी। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम इनको या तो सेपरेट पेट्री प्लेट्स में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा समझ लो आप, ठीक है, इनको सेपरेटली डाल दिया जाएगा। ठीक है, और ये समझ लो अब ये ग्रो करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, रूट्स का डेवलपमेंट हो गया है इनमें। ठीक है, अब ये प्लांट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्या हमने कोई सीड यूज किया, नहीं, हमने कोई भी सीड नहीं यूज किया। हमने क्या यूज किया, हमने तो एक सेल यूज किया है फ्रॉम द प्लांट। एक प्लांट जो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, वहां से हमने उसका एक पार्ट ले लिया है, उसी पार्ट को हमने आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया है और उसी से सोचो उसने जो एक ग्रुप ऑफ सेल बनाया, दैट इज कैलस। इसी कैलस से कितने सारे प्लांट्स बन जाएंगे। अलग अलग सीड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। और सीड ग्रो करने में ज्यादा टाइम लगाता है, ये ग्रो करने में कम टाइम लगाता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली वी आर यूजिंग द प्लांट पार्ट। ठीक है, डायरेक्टली सेल को ही हम यूज कर रहे हैं। नाउ दे विल बी ट्रांसफर टू द सोइल। ठीक है, अब इनको कहाँ कलेक्टिवली कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सोइल में। ठीक है, अब जमीन में उगा दिया जाएगा इनको। तो एक नया, सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्यों स्टडी कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये तो एक सिंगल प्लांट था ना, वहां से हमने इसको आइसोलेट किया है। सेल्स को कहां से आइसोलेट किया, एक सिंगल प्लांट से, और उसी सेल को हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट मतलब न्यू प्लांट्स ग्रो करने में। तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी, टिश्यू कल्चर कहलाएगी। एंड इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, एसेक्सुअली नए प्लांट बना रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आपको सीड नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि सीड का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे दो पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखो, आपको एक इमेज भी दिखाई दे रही होगी कि कैसे एक एक्सप्लांट यूज किया हुआ है, उसके बाद में उसको ट्रांसफर किया है एक न्यूट्रिशनल मीडियम में, वहां पे वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हुआ है एंड इट हैज फॉर्म्ड ए कैलस। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बना लिया है, दैट विल बी कॉल्ड एज कैलस। कैलस अब डिफ्रेंशिएट होना शुरू हुआ है क्योंकि उसको अलग अलग करके सेपरेट करके दूसरे उसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद में कुछ हॉर्मोन्स डाले उस पेट्री प्लेट में, तो वो ग्रो करने लगेगा, उसमें रूट्स अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, है ना, शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब आप एक रियल इमेज भी देखो इसमें कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो व्हाइट कलर का जो आपको सब्सटेंस दिखाई दे रहा होगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये है एक्चुअली मीडियम। जिस आर्टिफिशियल मीडियम की हम बात कर रहे हैं ना, ये है वो मीडियम। और देखो विदाउट सॉइल इसमें कैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा सॉइल में, और ये ऐसे ही जैसे नॉर्मल प्लांट उगता है वैसे ही उगेगा। अब इसमें हमें 2-3 चीजें और डिस्कस करनी है। अब ये जो प्लांट्स बने हैं बच्चों, जो नए प्लांट्स हमने उगाए हैं बाय द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, तो ये डिजीज फ्री प्लांट हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब आप पूछोगे कि ये डिजीज फ्री क्यों है। डिजीज फ्री इसलिए है क्योंकि हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है, जिस प्लांट से हमने सैंपल कलेक्ट किया है, पहले ही हमने देख लिया है कि इस प्लांट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी माइक्रोब इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का। और ये हमने ग्रोइंग टिप से अगर लिया है, तो ग्रोइंग टिप्स होती है ना, जो सेल्स डिवाइडिंग रहते हैं, ग्रोइंग टिप्स में क्या होता है, सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो ये वही टिश्यू हैं, वही सेल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, तो दे आर डिजीज फ्री। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें जो प्लांट मिलेगा ना, वो भी डिजीज फ्री है। तो यह एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है कि एक तो ये कम टाइम में ग्रो कर जाएगा, दूसरा ये डिजीज फ्री रहेगा। एक बात और इससे जुड़ी है कि दे ऑल आर सिमिलर। एक दूसरे के जेरोक्स को भी समझो, आप इसको फोटो को भी समझो, ठीक है। क्योंकि एक ही प्लांट से तो ये ग्रो किए हैं, ठीक है, हमने एक ही प्लांट पार्ट यूज किया ना, उसी के सेल से इतने सारे प्लांट्स हमने ग्रो कर दिए, तो दे आर कॉल्ड क्लोन्स, ठीक है। 2 चीजें हमें डिस्कस करनी है, वन इज क्लोन एंड वन इज वेरिएशन। ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही दोनों चीजें मेंशन की हुई हैं, लेकिन हम इसको अब डील करेंगे क्योंकि अब तक आपको पता ही नहीं था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, तो आप क्लोन को शायद उतने अच्छे से नहीं समझ पाते। क्लोन क्या है? क्लोन इज नथिंग बट द फोटोकॉपी, हम कह सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी, जो जेनेटिक मटेरियल उस पेरेंट में था वही उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में आ गया। तो जितने भी चीजें हमने डिस्कस की हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज आपने फिशन पढ़ लिया है, ठीक है, अमीबा में आपने देख लिया है, बैक्टीरिया में भी आपने देख लिया, ये सारी हम प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है, रीजनरेशन, प्लेनेरिया, ठीक है, ये सारी जो चीजें आपने पढ़ी है, क्या कहीं पे भी आपने ये देखा है कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं? नहीं, एक ही पेरेंट है, वो ब्रेक हो जा रहा है अलग अलग पार्ट्स में और एक नया ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जहां पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो ये कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक सिंगल पेरेंट में भी उसी का जेनेटिक मटेरियल यूज हो रहा है, तो इट इज द क्लोन, है ना, एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट्स की। हम भी कॉपी हैं अपने पेरेंट्स की, बट हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि हम 2 पेरेंट्स की कॉपी है ना, 2 पेरेंट्स का जेनेटिक जो मटेरियल है वो मिक्स होके वहां से हम बने हैं। इस चीज को भी हम क्लियर करेंगे वेरिएशन में। वेरिएशन टर्म का मतलब क्या है? मतलब चेंज, है ना, कुछ अलग। वेरिएशन का मतलब क्या है कि कोई चीज अलग है। अब ये जो अलग है ये कहां से आई है? ये वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन दिखाई देती है, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनमें वेरिएशन दिखाई देती है। क्यों है ये वेरिएशन? कहां से आती है ये वेरिएशन? बिकॉज दे आर नॉट क्लोन, वो एक पेरेंट से नहीं बने हैं, वो अलग अलग पेरेंट से बने हैं, और उसके लिए डीएनए की कॉपी की जाती है, ठीक है। जब डबल सेट ऑफ डीएनए बनता है तो डीएनए कॉपी होता है, तो वो इतना एक्यूरेटली कॉपी नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं एंड दीज चेंजेस गेट अक्यूमुलेटेड, वो इकट्ठे हो जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म में। अब जब वो अपनी नई प्रोजेनी बनाएगा, वो ऑर्गेनिजम्स के जो बच्चे होंगे, वो सारे जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो अक्यूमुलेट हो चुके हैं, वो अपनी अगली प्रोजेनी को पास ऑन कर देगा। तो आप ये सोचो, मदर एंड फादर, है ना, बोथ आर पासिंग देयर जीन्स टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है, अपने बच्चों में वो जीन्स पास कर रहे हैं। एंड इफ दे आर हैविंग दैट वेरिएशन, अक्यूमुलेटेड वेरिएशन, बहुत सारी जनरेशन से वो वेरिएशंस कलेक्ट करते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर या हमसे आने वाली आगे पीढ़ी में वो वेरिएशन पास ऑन हो जाएंगी। तो जो हमारी ओवरऑल स्पीसीज है उसको बेनिफिट मिलेगा, उसके सर्वाइवल को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इतना इजीली हम एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, कैसे भी कंडीशन आ जाए हम सर्वाइव करेंगे। इसको हम कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक नॉर्मल से एनवायरमेंट में, जहां टेम्परेचर होता था 25 डिग्री सेल्सियस, वहां पे वो रहता था। अब ड्यू टू सम रीजन वहां का एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है।
अब वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, वो कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है कि उसको सरवाइव करना है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर अब फ्लक्चुएट हो गया कि 40 डिग्री पहुंच गया तो वो मर जाएगा, नहीं, वो नहीं मरा। उसने चीजें एक्यूमुलेट कर ली, कुछ चेंजेस अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिए। अब वो ऑर्गेनिज्म अपने जो उसके जो बच्चे होंगे उसमें पास कर देगा। तो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई ना कि जो वेरिड एनवायरमेंट है, वेरिड टेम्परेचर है, उसके अंदर भी वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है वेरिएशन। अब दूसरी तरफ एक ऑर्गेनिज्म है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस में ही सरवाइव कर सकता है। टेम्परेचर अगर 30 डिग्री हो गया तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो स्पीसीज है तो वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो तो खत्म ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है वेरिएशंस की, कि हमारा जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे कुछ चीजें वेरी करेंगी, तो वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप सबने फ्लावर देखा होगा कि कैसा दिखता है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। अगर मैं पूछना चाहूं तो आप क्या कहोगे कि पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन है, पिस्टिल है, ठीक है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं, एक फ्लावर के पार्ट हैं, ठीक है। एंड फ्लावर इटसेल्फ इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हैं, जो फ्लावर है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। उसी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना जानो कि अगर आपको पुराना वीडियो याद है तो हमने क्या कहा था कि आप अभी फ्लावर को हटा दो। फ्लावर को हटाने के बाद में जितने भी पार्ट्स आपको दिखेंगे वो सारे वेजिटेटिव पार्ट होंगे, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, है ना, ये सब क्या थे, वेजिटेटिव पार्ट। तो अब वेजिटेटिव के पार्ट के बाद में क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होगा, फ्लावर। इतनी बात क्लियर है। अब आप डायग्राम देखो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लावर का, उसमें आपको एक लेबलिंग भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, स्टेमन एंड पिस्टल की। और स्टेमन को और अच्छे से देखोगे तो उसमें एंथर एंड स्टिग्मा अलग से, एंथर एंड फिलामेंट अलग से मार्क किया है। और पिस्टल में अगर आप देखोगे तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल भी दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम है फ्लावर का। अब हम बात करते हैं इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो जो स्टेमन आपको दिखाई दिया था, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस फ्लावर का, ठीक है। ऐसे ही जो पिस्टिल अपने को दिखाई दी है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, है ना। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एंथर, ठीक है। एंड यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पार्ट है, दिस इज फिलामेंट। और ये जो पूरा कलेक्टिवली है, इट विल बी कॉल्ड एज स्टेमन, ठीक है। ये जो पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, स्टेमन। इतनी बात क्लियर है। अब बात हम करते हैं पिस्टिल की। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। ये क्या था, स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। इनसाइड ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये जो है अंदर वाला, दिस इज ओव्यूल। इतनी बात क्लियर है आपको। जैसे हमने अगर मेल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमने क्या कहा था कि एग को हम ओवा भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे वही एग की बात हो रही है। इट इज सिमिलर टू द ओव्यूल। प्लांट में हम इसको ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है। कलेक्टिवली इट विल बी कॉल्ड एज पिस्टिल, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पिस्टिल। तो आपको स्टेमन एंड पिस्टिल, ये चीजें समझ में आ गई कि एक फ्लावर है, उसके अंदर दो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। वन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं
ऐसे फ्लावर्स जिनमें दोनों चीजें एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगी, मतलब स्टेमन एंड पिस्टल बोथ आर प्रेजेंट इन ए सिंगल फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि जो फ्लावर है वो दो टाइप का हो सकता है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाई मीन्स टू होता है, दो, तो दो किसकी बात हो रही है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हो रही है, दैट इज मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं। ऐसे ही यूनि मतलब होता है वन, मतलब एक फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या तो वो स्टेमन होगा या वो पिस्टल होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम। बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे हम मेल एंड फीमेल की जगह स्टेमन एंड पिस्टल मेंशन कर देते हैं। व्हेन स्टेमन एंड पिस्टल ये बात क्या हो रही है? When स्टेमन एंड पिस्टल बोथ आर प्रेजेंट इन ए सिंगल फ्लावर, वो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा चाइना रोज। ठीक है, जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। इमेज देख सकते हो आप, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये जो फ्लावर है, देखा होगा ना, मंदिर में भी चढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं हिबिस्कस फ्लावर। और इसमें देखो कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है कि स्टेमन अलग है, पिस्टल अलग है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। यहाँ पे बात कर रहे हैं when one of the reproductive part is present in the flower, either stamen or pistil। ठीक है, तो मतलब दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? कैसा फ्लावर है? इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आपने देखा होगा जो पपीता है, पपीता का पेड़, दैट इज पपाया, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें या तो सिर्फ मेल ही प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल ही प्रेजेंट होगा। मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर है। इसका भी एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है, जो वाटरमेलन हम खाते हैं उसके फ्लावर्स भी कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो बात हो गई है कहां तक कि हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर डिस्कस कर लिए हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है, क्यों हमने स्टडी किए हैं? बिकॉज द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन, है ना। पोलन ग्रेन आप सबने नाम सुना होगा, देखे भी होंगे। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं, दे आर द मेल गैमेट। ठीक है, ये मेल गैमेट है। एंड ओव्यूल इन द ओवरी इज द फीमेल गैमेट। अब हमने प्रोसेस पढ़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब यहां पे भी क्या होगा? पोलन का एंड एग का, दैट इज ओव्यूल का
फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमको स्टडी करनी है, तो इसी बात को हम लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो बच्चों। फ्यूजन ऑफ मेल that is pollen grain and female that is ovule, या फिर एग भी लिख सकते हो आप इसकी जगह। ये प्रोसेस होनी है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी है कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होना है, फ्यूजन होना है। ठीक है, फ्यूजन होने से क्या हुआ, ये था फीमेल गैमेट, ये है मेल गैमेट। ये आपको याद होगा ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यही चीज पढ़ते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये क्या बन गया आपका, ये प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन है वो तो एंथर पे लगा हुआ है और जो ओव्यूल है वो तो ओवरी के अंदर है। तो बात आती है कि इन दोनों का फ्यूजन कैसे होगा। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे कैसे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी। तो इनके अंदर एक फिनोमिना देखने को मिलता है, दैट इज पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, मतलब एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहां पे, स्टिग्मा पे। अब इसकी भी आप एक इमेज देख लो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, इन द सेम फ्लावर। इस प्रोसेस को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इट टेक्स प्लेस बाय पोलिनेशन। अब हम पोलिनेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है कहां पे अटैच्ड है, ये एंथर के ऊपर लगा हुआ है। इसको कहां जाना है, इसको ओव्यूल तक पहुंचना है। लेकिन ओव्यूल तक कैसे पहुंचेगा, आपको ये स्ट्रक्चर अगर याद होगा, ऐसा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ये थी स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होती है। ठीक है, इसमें स्टिकी सब्सटेंस रहता है ताकि पोलन ग्रेन आए तो वो वहीं पे चिपक जाए, हवा से उड़ के ना भाग जाए। ठीक है, और यहाँ पे है आपका ओव्यूल, मतलब ऐसा समझो कि अब यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया, मतलब ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन का, ये प्रोसेस से, पोलिनेशन की प्रोसेस से। ठीक है, अब इस पोलन ग्रेन को आना है यहां तक। ठीक है, ओव्यूल तक आएगा और ओव्यूल के अंदर होता है एग, उसके अंदर वो फ्यूज करेगा। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हम कहेंगे कि द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब पोलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इसको भी देख लेते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि सेल्फ मतलब खुद में हो रहा है। ठीक है, क्रॉस मतलब दो चीजों के बीच में क्रॉस हो रहा है। तो ऐसा पोलिनेशन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। अब आपको पता होगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, कि एक ही फ्लावर जिसके अंदर
एंथर भी है, दैट इज स्टेमन भी है एंड पिस्टल भी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो उनके पास तो एंथर भी वहीं पे है और ओव्यूल भी वहीं पे है, ठीक है, कहीं से दूर से पोलन ग्रेन लाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे फ्लावर्स क्या करेंगे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनमें, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा कि उसी फ्लावर का जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन कहाँ आ जाएगा, स्टिग्मा पे आ जाएगा। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, चलो आप इमेज देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो स्टेमन है उसकी लेंथ लंबी है, उसकी वो देखो ऊंचा है, कहां से, स्टिग्मा से, जो स्टिग्मा है उससे थोड़ी निचाई पे है, ठीक है, ताकि जो एंथर है इजीली पोलन ग्रेन्स झाड़ सके, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा पे अभी मैंने बताया कि स्टिकी सब्सटेंस लगा रहता है, जिसकी वजह से क्या है, इजीली वो उसको पकड़ सकती है, पोलन ग्रेन वहीं पे स्टिक होके रह जाएगा एंड वो पोलन ग्रेन स्टाइल से पास होता हुआ, ठीक है, ओव्यूल तक चला जाएगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन की। तो अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है फिर भी लिख लेते हैं सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन। When transfer of pollen grain occurs in same flower, एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। When when pollen grain of one flower gets transferred to the stigma of another flower, दो फ्लावर्स के बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। अब इसमें एक कंडीशन समझो बच्चे, ऐसा समझो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, यहां पे एक फ्लावर लगा हुआ है, ऐसा समझ लो ये एक फ्लावर है और ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब अपना पोलिनेशन खुद ही कर रहा है। तो ये कंडीशन हो गई कि यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन कुछ ऐसी है कि फ्लावर यहाँ पे भी है और इसी प्लांट में ना दूसरा फ्लावर लगा हुआ है। अब इस फ्लावर का पोलन ग्रेन उड़कर, इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन था वो उड़कर आता है इस फ्लावर की स्टिग्मा पे, तो दो फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन आती है कि एक ये प्लांट है, ये प्लांट है जिसका फ्लावर है, दूसरा ये प्लांट है। ये सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बना रही हूं, ऐसा कोई फेयर डायग्राम नहीं है। अब समझ लो इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन था वो उड़ के कहां पहुंच गया, इस फ्लावर के स्टिग्मा के पास। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो प्लांट एक ही था लेकिन फ्लावर दो थे, यहाँ पे तो प्लांट भी डिफरेंट है, तो ये वाली कंडीशन भी कहलाएगी क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन क्या कहलाएंगी, दोनों ही कंडीशन कहलाएंगी क्रॉस पोलिनेशन। इतनी बात क्लियर है आपको। अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, मतलब ये पोलिनेशन करवाते कौन है ना, कोई तो एजेंट चाहिए होगा ना अपने आप। चलो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन तो खुद से हो रहा है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के लिए कोई एजेंट चाहिए है ना, तो वो एजेंट क्या है, तो वो एजेंट आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि फ्लावर्स पे बहुत सारी तितलियां देखी होंगी, है ना, भंवरे देखे होंगे, आपकी मधुमक्खियां देखी होंगी, तो ये सब, और इवन चींटियां भी आपने देखी होंगी। तो ये सारे हैं एजेंट, ठीक है, कि वो नेक्टर लेते हैं प्लांट से, जैसे मधुमक्खी हनी बनाने के लिए नेक्टर लेती है, पोलन ग्रेन कलेक्ट करती है। तो इसी प्रोसेस में वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती रहती है बार बार। तो वो क्या करती है, अपने साथ में उसकी जो टांगे हैं, है ना, उसकी जो पांव हैं, वहां पे पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, और जो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो वो वहां पे ट्रांसफर कर देती है। मतलब सोचो कि वो एक एजेंट है, किसका, पोलिनेशन का, क्रॉस पोलिनेशन का, हेल्प करती है क्रॉस पोलिनेशन के लिए।
ऐसे ही आपने विंड देखी होगी, जब हवा चलती है तो पोलन ग्रेन्स एक्चुअली दे आर वेरी लाइट इन वेट, बहुत ही लाइट रहते हैं, तो वो इजीली दे कैन बी इजीली कैरिड अवे विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा के साथ में इजीली जा सकते हैं उड़ के। तो ऐसे ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे भी इनका ट्रांसफर हो सकता है, तो ये भी क्या है, एक पोलिनेशन का एजेंट है। ऐसे ही वाटर की, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उनका पोलिनेशन कैसे होगा, तो वाटर के थ्रू, कि वो अपना पोलन ग्रेन वाटर में ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और वाटर में बहता हुआ पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हम नोट डाउन कर लेते हैं, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। इसमें आप लिख लो विंड, वाटर एंड इंसेक्ट, इवन बर्ड्स भी होती हैं, ठीक है, कुछ बर्ड्स भी होती हैं, बैट भी करता है, बैट आपको पता है ना, इट इज ए मैमल, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, ये भी पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो बच्चों ये चीजें आपको क्लियर होंगी, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेल्फ पोलिनेशन वाली प्रोसेस हुई थी इसमें तो आप कह सकते हो जेनेटिकली सिचुएशन सेम ही है, जो सीड बनेगा वो उसी प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है इट विल बी एज इट इज सेम, ठीक है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन, कौन सा वाला क्रॉस पोलिनेशन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, लेकिन दो डिफरेंट, बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट, कि एक प्लांट यहां ड्रॉ किया था मैंने, एक प्लांट यहां ड्रॉ किया था, इस प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब पोलिनेशन होगा तो एक्चुअली में वो वाला क्रॉस पोलिनेशन है ना, उसमें मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लांट का पोलन ग्रेन है और दूसरे प्लांट का ओव्यूल एग है, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल तो अलग है ना, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, कि ऐसा कह सकते हो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये बेनिफिशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।